नमस्कार, मैं डॉक्टर रूपा मंगनानी, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट में। हमारा आज का टॉपिक है भारतीय राजनीति की समसामयिक प्रवृत्तियां, भाग 2। तो जैसा कि हम देख चुके हैं, भारतीय राजनीति की समसामयिक प्रवृत्तियों भाग 1 में हम भाग 1 के टॉपिक देख चुके हैं और उसमें लोकतंत्र में आस्था और अवरोध की बात कर चुके हैं, संसदीय बनाम अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था की बात कर चुके हैं और गठबंधन सरकारों की बात कर चुके हैं। तो भारतीय राजनीति की आधुनिक प्रवृत्तियों में कुछ और प्रवृत्तियां शामिल हैं। उसमें से एक है राजनीति का अपराधीकरण। सामान्यतः अपराधी राजनीति में अपना पहला प्रवेश चुनावों के माध्यम से करते हैं। भारत में राजनीति का अपराधीकरण अर्थात अपराधियों का राजनीतिक दलों तथा संसद सहित समस्त विधायी संस्थाओं में सीधे प्रवेश ने गंभीर रूप ले लिया है। ये माना जाता है कि भारतीय राजनीति में चौथे लोकसभा चुनावों के दौरान आपराधिक तत्वों का राजनीति में प्रवेश हुआ, जिससे 1967 से 1976 की अवधि में राजनेताओं से प्रोत्साहन संरक्षण प्राप्त किया। 1989 से 2002 और उसके बाद के युग में इसका तेजी से प्रसार हुआ। पहले बिहार और उत्तर प्रदेश और उसके बाद अन्य राज्यों जैसे मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उत्तर पूर्वी राज्यों, महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश में प्रसारित हुआ। राजनीति में संगठित अपराधियों के आने से चुनावी राजनीति दूषित हुई और चुनाव के दौरान फर्जी मतदान, मतदान केंद्रों पर कब्जा, विरोधी मतदाताओं को वोट न डालने की धमकी देना, चुनाव अधिकारियों पर दबाव, प्रतिद्वंदी प्रत्याशी अथवा समर्थकों की हत्या और आतंक के माहौल से चुनावी व्यवस्था ही ठप हो गई। इन सब में सबसे चिंताजनक पहलू है अपराधियों द्वारा राजनीतिक दलों से टिकट प्राप्त कर प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ना। अपने अनैतिक साधनों, संपर्कों, बाहुबलों से निर्वाचित होकर विधानसभा, संसद में पहुंचना तथा विधि तोड़ने वाले अपराधियों का विधि निर्माता बनकर पुलिस संरक्षण प्राप्त करना। इस संदर्भ में एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी ADR और इंडियन इलेक्शन वॉच ने अध्ययन किया और उसने बताया कि 2004 के 14वीं लोकसभा चुनाव में 24% अपराधी थे। वहीं 2019 के उम्मीदवारों ने जो चुनावी हलफनामा दिया उसमें चयनित सांसदों में 29% सांसद ऐसे थे जिन पर गंभीर मामले दर्ज थे। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि पेशे से जो अपराधी हैं वो धीरे धीरे किस तरह से चुनाव लड़कर और चुनाव जीतकर संसद और विधानसभाओं में आने लगे। इससे पूरी चुनावी प्रक्रिया दूषित हुई। यहीं पर यह भी बताना चाहूँगी कि पूर्व राष्ट्रपति KR नारायणन ने इस पर बहुत चिंता व्यक्त की थी। 2019 के लोकसभा चुनाव में पहली बार तमिलनाडु के उत्तरी जिले के वेल्लोर में राजनीतिक दल के कार्यकर्ताओं के पास मतदाताओं को चुनावी रिश्वत देने के मकसद से जो 10.48 करोड़ रुपए की बरामदगी हुई, उससे चुनाव आयोग के इतिहास में पहली बार उस क्षेत्र का, उस संसदीय सीट का निर्वाचन रद्द किया गया। तो इस प्रकार 2013 और 2014 में सर्वोच्च न्यायालय ने इस संदर्भ में बहुत ऐतिहासिक निर्णय दिए और उन्होंने कहा कि जो भी दोषी है, जिसे कम से कम 2 वर्ष की सज़ा मिल गई हो, ऐसे सांसद और विधायक सदस्यता के अयोग्य नहीं रहेंगे। जेल में रहते हुए वो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे तथा उन्हें सदन की कार्यवाही और वोट देने का अधिकार भी नहीं होगा। इस प्रकार दागी नेताओं को नियंत्रित करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने समय समय पर निर्णय दिए हैं। तो राजनीति के अपराधीकरण को लेकर न्यायालय ने 2018 में भी एक निर्णय दिया और ये माना कि विधायी संस्थाओं में आपराधिक तत्वों का आना दीमक का लोकतंत्र को खोखला करने जैसे है। और ये कहा गया कि न्यायपालिका संदर्भ में कानून नहीं बना सकती, कानून तो संसद को ही बनाना होगा और अपने यहाँ आने वाले दागी नेताओं पर लगाम लगानी होगी। भारतीय राजनीति की एक अन्य प्रवृत्ति राजनीतिक दल व्यवस्था में बदलाव की है। 2 दशक में भारत की राजनीतिक दल व्यवस्था में बदलाव आया है। विचारधारा के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो 90 के दशक में देश के राजनीतिक दलों ने अपने परंपरागत सिद्धांतों व नीतियों के प्रति कठोर आग्रह के स्थान पर सत्ता प्राप्ति को ही अपना उद्देश्य माना है। केंद्र में अल्पमतीय सरकार का उदय हुआ। क्षेत्रीय राजनीतिक दलों और करिश्माई प्रादेशिक नेताओं की भूमिका में वृद्धि हुई है। भारत में दलीय व्यवस्था अब बदल गई है। पहले एक दलीय प्रभुत्व व्यवस्था थी, अब उसके स्थान पर अलग अलग राज्यों में क्षेत्रीय दल हैं और क्षेत्रीय नेता हैं जिनका राष्ट्रीय राजनीति पे प्रभाव है। चौथे आम चुनाव के बाद
राज्यों में गैर कांग्रेसी सरकारों का गठन हुआ और फिर क्षेत्रीय दल का उदय हुआ, किंतु 1989 के बाद भी राष्ट्रीय स्तर पर सरकारों के गठन और संचालन में क्षेत्रीय दलों की मजबूत भूमिका सामने आई है। 1989 से 2013 के इतने सारे वर्षों में राष्ट्रीय स्तर पर किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं हुआ था। इससे भारतीय दलीय पद्धति में परिवर्तन हुआ। 16वीं और 17वीं लोकसभा के बाद जो चुनाव हुए उसमें राष्ट्रीय स्तर पर भाजपा नीत एनडीए की सरकार आई। अलग अलग दलों की इसमें भूमिका थी। तो हमने देखा कि राजनीतिक दल व्यवस्था में भी बदलाव हुआ है। इसके साथ ही न्यायपालिका और विधायिका के आपसी संबंधों में भी टकराव सामने आया है। भारत में संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया है, लेकिन भारतीय शासन प्रणाली में संविधान सर्वोच्च है, जिसके अंतर्गत आशा व्यक्त की गई है कि शासन का स्वरूप कल्याणकारी होगा। कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका का अपना अपना क्षेत्राधिकार है, लेकिन पिछले कुछ दशकों में न्यायपालिका और विधायिका के सामने टकराव दिखाई देता है। ऐसे मुद्दे उभरे जिसमें विधायिका का अलग रुख था और न्यायपालिका का अलग रुख था। अगर इन मुद्दों को देखा जाए तो इनमें शामिल हैं संविधान का पहला संशोधन और शंकरी प्रसाद का मामला, संविधान का 17वां संशोधन और सज्जन सिंह का मामला, गोलकनाथ बनाम स्टेट ऑफ पंजाब का मामला, संविधान का 24वां, 26वां और 29वां संशोधन, केशवानंद भारती का मामला, इंदिरा नेहरू बनाम राजनारायणवाद, 42वां संविधान संशोधन आदि। ये ऐसे मुद्दे थे जिसमें विधायिका और न्यायपालिका के बीच टकराव उत्पन्न हुआ। दरअसल न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच विवाद का एक मुद्दा न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में भी आया। संसद ने जब 99वां संविधान संशोधन पारित किया था तो उन्होंने कॉलेजियम के स्थान पर राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की सिफारिश से न्यायाधीशों की नियुक्ति को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गई। सर्वोच्च न्यायालय की खंडपीठ ने 16 अक्टूबर 2015 के अपने निर्णय में संविधान के मूल ढांचे के विरुद्ध मानते हुए 99वें संविधान संशोधन को खारिज किया तथा कॉलेजियम प्रणाली से ही न्यायाधीशों की नियुक्ति को मान्यता दी। तो इस प्रकार न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में भी न्यायपालिका और विधायिका के मध्य आपस में विवाद उत्पन्न हुआ। एक अन्य मुद्दा था, वो था 9वीं सूची। हम जानते हैं कि 9वीं सूची में वो मामले रखे गए जिसे न्यायिक समीक्षा के अधिकार से बाहर माना गया था। लेकिन वामन राव बनाम भारत संघ व IR सेलो बनाम तमिलनाडु के महत्व मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि 9वीं अनुसूची में जो भी सब्जेक्ट रखे जाएंगे वो भी न्यायिक समीक्षा के अंतर्गत हैं, अगर वो सब्जेक्ट संविधान के मूल ढांचे का हनन करते हैं। तो इन मामलों से स्पष्ट है कि विधायिका और न्यायपालिका की सर्वोच्च संस्थाएं हैं, लेकिन इन दोनों के बीच मतभेद उत्पन्न हुए हैं। न्यायाधीश ML दत्तू ये कहते हैं कि न्यायपालिका और संसद एक दूसरे के सहोदर हैं, इनमें टकराव उत्पन्न नहीं होना चाहिए। भारतीय राजनीति की एक अन्य प्रवृत्ति न्यायिक सक्रियता की है। 90 के दशक में न्यायपालिका की सक्रिय भूमिका के कारण अनेक ऐसे मामले आए जिसमें न्यायपालिका ने हस्तक्षेप किया और अपनी परंपरागत भूमिका से हटकर कल्याणकारी राज्य में सक्रिय और सजग प्रहरी की भूमिका का निर्वाह किया है। न्यायिक सक्रियता की इस प्रवृत्ति के तहत भारतीय न्यायपालिका ने 2 दशकों में न्याय निष्पादन के नियमित कार्य के साथ साथ विधायिका और विशेष रूप से कार्यपालिका के कार्यों की समीक्षा और आवश्यक निर्देशन का कार्य करते हुए संविधान व कानून की रचनात्मक व्याख्या की है। न्यायिक सक्रियता के कारण न्यायपालिका को एक रचनात्मक भूमिका प्राप्त हुई है। न्यायिक सक्रियतावाद के विविध पक्षों के तहत पारंपरिक विवादों से भिन्न लोकहितवाद अथवा जनहितकारी वादों को मान्यता देना, सरकार की स्वेच्छाचारिता पर नियंत्रण, कानूनी न्याय के साथ साथ सामाजिक आर्थिक न्याय पर बल दिया गया है। न्यायिक सक्रियता के मुख्य पक्ष हैं। लोकहितवाद के तहत उच्चतम न्यायालय ने गरीबों, वंचितों, विचाराधीन बंदियों, स्त्रियों, बंधुओं व असंगठित मजदूरों, अनुसूचित जातियों, जनजातियों, दलितों आदि की समस्या को प्रकाश में लाकर उन्हें समर्थन प्रदान करने में सक्रिय भूमिका निभाने में पहल की है। अनेक मामलों में उच्चतम न्यायालय ने न्यायालय की फीस और रिट प्रस्तुत करने की बारीकियों को सरल बनाया है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि भारतीय राजनीति की मुख्य नवीन प्रवृत्तियां जो हैं उनमें हमने आज देखा राजनीति का प्राधिकरण, दल व्यवस्था में बदलाव, न्यायपालिका बनाम विधायिका और न्यायिक सक्रियता। तो आप इन टॉपिक्स की प्रिपरेशन कीजिए और इस मैटर को हम
अपने आंसर्स में जगह जगह लिख सकते हैं। अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। शुभकामनाएं।